Hello and welcome to History Through Question. Case important history question part 12 and these question are on Warren Hastings जो कि earlier हम लोग कर चुके हैं. First question says that consider the following statement. Warren Hastings ने abolish किया था system of दस्तक और free passes and regulate किया था internal trade. Warren Hastings ने introduce किया था एक uniform system of prepaid postage system. तो इसमें अगर आपको दस्तक के बारे में पता है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो. ठीक है. ऑल्दो जो करेक्ट आंसर है वो 3 बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. अब देख लेते हैं कि थोड़ी सी ये जो दस्तक है या जो फ्री पासेस है ये है क्या. ना ये एक तरीके का राइट था जो कि मिलता था इंपीरियल फरमान से. इंपीरियल फरमान इसमें क्या होता था, इसमें कंपनी को राइट दे दिया जाता था कि आप इशू कर सकते हैं दस्तक और ऑथराइज कर सकते हैं कि आपके जो भी एजेंट्स हैं वो ट्रेड कर सके कस्टम फ्री. मींस उनको कोई भी ड्यूटी नहीं देनी है, कस्टम फ्री तरीके से वो ट्रेड कर सके विद इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल. अब देखिए इसका अगर ऑफिशियल अगर हम देखें तो एक तरीके से कस्टम फ्री यानी इनको ड्यूटी नहीं देनी है. तो ये जो फॉरेनर्स हैं इनको ड्यूटी नहीं देनी है तो इनका अगर मैं कॉस्ट ऑफ परचेज जो है डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन जो इंटरनल है जो डोमेस्टिक है उनको अभी ड्यूटी देनी है तो उनकी कॉस्ट ऑफ परचेज हाई रहेगी. तो एक तरीके का ये डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट था. उसके बाद प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई कि इसका मिसयूज होना भी स्टार्ट हो गया था. अब क्या होता था कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे जो कि कंपनी के एजेंट्स नहीं होते थे, प्राइवेट ट्रेडर्स ऑफ दी जो कंपनी के होते थे वो इस राइट को दैट इज दस्तक को या फिर फ्री पास को प्रोड्यूस कर लेते थे और ले लेते थे टू दी चौकीज ऑफ द गवर्नमेंट. अब ये तो और ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया. ठीक है, अगर हम ऑफिशियल देखें तब भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है. अब इसका जो मिसयूज होगा ये और ज्यादा इंटेंसिटी पे नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा हमारे डोमेस्टिक. ठीक है, और इस तरीके से ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अंडर वॉरेन हेस्टिंग विच रेगुलेटिंग एक्ट वॉज इनेक्टेड. कौन सा इनेक्ट किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट. अब इसमें से वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है इंडिया में वो आपको पता होना चाहिए, आप उसको टैकल कर लोगे. तो सिंपली इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन है. इन 1773 में जो कंपनी था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गया था इमीडिएट लोन के पास. बिकॉज रीजन क्या था, प्राइवेट ट्रेड के थ्रू बहुत ही ज्यादा करप्शन होता था तो कंपनी को फायदा ना होकर उनके जो ऑफिशियल्स है उनको ज्यादा फायदा हो रहा था और जो कंपनी थी एक तरीके की स्टेज पे आ गई थी बैंकरप्सी की. तो इसलिए उन्होंने अप्रोच किया था. नाउ रीजन क्या दे रहे हैं, इट वाज अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस जो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड उन्होंने रिजॉल्व किया टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी. बिकॉज इसके थ्रू जो चार्टर एक्ट ऑफ 1773 क्या आया इसमें रेगुलेट करेगी जो गवर्नमेंट है अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो यहां पे बोथ हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. सो द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सटेंड कर दिया गया. सीओडी जो थे किससे 1 ईयर से 4 ईयर्स कर दिया गया. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1/4 ऑफ देम को रिटायर किया गया एवरी ईयर एंड रिटायरिंग डायरेक्टर्स अब वो एलिजिबल नहीं है फॉर री इलेक्शन के लिए. ओके, नाउ गवर्नर ऑफ बंगाल को स्टाइल किया गया गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम हुज टेन्योर ऑफ द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. इनका टाइम पीरियड होगा. अब ये सारे के सारे रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस हैं. ओके, यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक चीज है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अदर चीज है. तो यहां पे बस आपको क्या है इसको अच्छे से देखना है कि किसके बारे में पूछा है. ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पूछा है. दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे दोनों की एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में. नाउ इससे पहले वाले में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमने देखा था तो जो लॉर्ड नॉर्थ थे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के उन्होंने फिर एक अपॉइंट किया था सेलेक्ट कमेटी कि आप इंक्वायर करिए अफेयर्स ऑफ द कंपनी के. यहाँ पे जो बैंकरप्सी के लिए उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था कि आप इंक्वायरी करिए. ठीक है, और उसके बाद जो एक रिपोर्ट सबमिट करी गई थी जिसने इनेक्ट किया था और जिसने रेकमेंड किया था कि ये नीड ऑफ द आवर है कि इनेक्ट किया जाए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सो दैट
जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट कर पाए अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, और इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कि 1773 से। तो क्यों आया था वही मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, इस तरीके से जो भी मेन की प्रोविजंस थे किसी भी एक्ट के, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल वाज मेड सुप्रीम over the other presidencies in the matter of war and peace. Okay, second says that the act prevented the servants of company including the governor general's member of his council and judge of the supreme court receiving directly or indirectly any gifts in kind or cash. तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, एक तरीके का जो करप्शन का जो एलिमेंट था, ठीक है ना, और कोई एक हद तक जो इंडियन के लिए हैरेसिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता था, बिकॉज वो लोग हैरेस भी करते थे ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट लेने के लिए, जो राजा रजवाड़े होते थे लोकल। तो इस एक्ट ने इसको भी टैकल करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे भी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए एंड बी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 6, which among the given statement is that considered as the significance of regulating act? Regulating act का significance, okay, so it brought the affairs of company under the control of the parliament. It brought that the parliament of England was concerned about the welfare of India. यहाँ पे क्या है, दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है बहुत ही एक नॉर्मलाइज स्टेटमेंट है, बट आपको ये तभी कर सकते हो जो इसका एसेंस पता होगा 1773 का। सॉरी यहाँ पे वो लिखा नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर कि ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की ही बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि इस एक्ट ने क्या लेके आया, इस एक्ट ने बेसिकली ब्रॉड किया अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज ये फर्स्ट सच ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट था। ओके, सेकंड, इट प्रूव दैट द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड वो कंसर्न थी किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। इसीलिए तो जो करप्शन वाले जो एलिमेंट थे सच एज जो ब्राइब लेना, ठीक है, या फिर जो गिफ्ट्स लेना, वो भी उसको कम किया। इस तरीके से और भी ज्यादा आगे हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ऑफिशियल्स थे उनके लिए प्रोविजंस डाले गए थे। अब यहाँ पे देखें तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, सो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वॉरेन हेस्टिंग। अब जो वॉरेन हेस्टिंग है उनको जाना जाता है अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए, ठीक है, एक्सपेंशन यानी ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को वो एक्वायर करना चाहते थे। और सेकंड स्टेटमेंट कह रही है इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था विटनेस रोहिला वॉर इनके अंडर में हुआ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। ओके, तो यस, अगेन इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन और दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए आप किसी गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी रेन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई थी, ठीक है, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई थी और वो किसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, who considered the treaty of Purandar as a scrap of paper and sanctioned operations against the Marathas? अब treaty of Purandar as a scrap of paper इस तरीके के जो हैं यूजीसी नेट में क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं कि डायरेक्टली किसी ने कहा हुआ स्टेटमेंट या फिर किसी के लिए एक डेडिकेटली वर्ड यूज किया हुआ दैट इज स्क्रैप ऑफ पेपर, ये किसने कहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो काफी इजी हो जाएगा आपको गेस करने के लिए, बिकॉज हम वॉरेन हेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब नॉर्मल ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स किसने कही थी। अब क्यों कहा था इन्होंने, ठीक है, मराठास के लिए, बिकॉज अभी हमने देखा था कि कौन सा ये कर रहे हैं कि एंग्लो मराठा वॉर हुआ था इनके अंडर में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, तो इसीलिए ये मराठा से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। Now next, which among the given treaties are signed under second Anglo-Mysore War 1780 से 84 इसका टाइम पीरियड है। और ये जो वॉर है इनका टाइम पीरियड भी प्लीज याद रखिएगा, इनसे आपको जो गवर्नर्स हैं उनका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा आप उसको मैच कर लोगे और इजिली आंसर कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे पूछा है कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के थ्रू कौन कौन सी ट्रीटीज साइन करी गई थी, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर एंड ट्रीटी ऑफ सालवाई। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। फोर्थ, नाइदर ए नॉर बी। सर ये ट्रीटी जो साइन हुई थी, बिल्कुल ये ट्रीटी साइन हुई थी और वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में ही हुई थी, उनके टाइम पीरियड के अंदर में, लेकिन ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में नहीं, ये हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ट्रीटीज भी पता है आपको, ये भी पता है कि इनके अंडर में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था, लेकिन मैसूर वॉर में, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। और यहाँ पे जो ये साइन हुई थी ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है। तो प्लीज इस तरीके के एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो जब आप क्वेश्चन को करो तो प्लीज रीड इट ट्वाइस। 10th, consider the following statement about the Pitt's India Act 1784. ओके, सो ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिड्यूस किया था नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फ्रॉम 4 to 3 इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ। अब देखो हुआ क्या था कि गवर्नर जनरल और इनका 4 का मेंबरशिप बना दिया गया था काउंसिल का, और लेकिन इसमें क्या था, बेसिकली इसमें था कि
गवर्नर जनरल की जो पोजीशन थी वो अंडरमाइन हो रही थी। रीजन क्या था, भले ही गवर्नर जनरल को इसमें वीटो था, वीटो यानी वो एक्सट्रीम केसेस में बेसिकली वोट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन को अंडरमाइन किया जा रहा था, बिकॉज यहाँ पे 4 में से अगर 3 भी हो गए तो गवर्नर जनरल को सुपर वो कर देंगे, दैट इज ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, अब गवर्नर जनरल हो गए तो टोटल अगर मैं कहूँ 1+4, ठीक है, यानी 5 मेंबर्स हो गए। अब इनमें से अगर कोई भी 3 मेंबर्स यहाँ से काउंसिल मेंबर्स से अगर ये लोग एक किसी बिल पे एग्री कर गए या फिर किसी एक डिसीजन पे एग्री कर गए और यहाँ पे बचे 2, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को ओवरराइड कर दिया, तो इस तरीके की ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसको टैकल करने के लिए क्या किया था, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, इसने रिड्यूस किया था नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फ्रॉम 4 to 3 इंक्लूडिंग द कमांडर इन चीफ। पिट्स इंडिया एक्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है सिग्निफिकेंट लैंडमार्क विद रिगार्ड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, इस तरीके की जो स्टेटमेंट है कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंपनी से रिलेटेड है, पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि इसको आप नोट डाउन करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 3 बोथ ए एंड बी। हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं इसको। पिट्स इंडिया एक्ट हो चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770, तो डिटेल में एक एक चीज डिस्कस किया और बहुत ही ज्यादा लेंथी आर्टिकल है वाला। ठीक है, और एक एक चीज, कोई भी चीज छूटी नहीं है, उसको डेडिकेटली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर काफी ज्यादा हम लोग ने उसको कर लिया है। ठीक है, जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट इंपॉर्टेंस है और भी आगे हम उसको करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, प्लीज गो एंड वॉच इट। लास्ट क्वेश्चन आज का 11th assertion, in 1787 में वॉरेन हेस्टिंग was impeached in parliament by Edmund Burke and Vickes for his administrative excesses। जो उन्होंने वॉर किए थे उसमें काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस हो गए थे, और यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो उनके थे, दैट इज उनसे प्रॉब्लम आती थी या फिर जो गवर्नर जनरल को अपनी पोजीशन इंफीरियर लगती थी, ये इसलिए भी लगती थी बिकॉज ये काउंसिल जो मेंबर्स थे ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल होते थे गवर्नर जनरल की पॉलिसी में। ठीक है, और इनके बीच में टसल चलता रहता था। एक तो ये लोग क्या करते थे, अपनी मेजोरिटी करके ओवरराइड कर देते थे, तो गवर्नर जनरल को ये भी पसंद नहीं आता था कि हमारे पास वीटो होते हुए भी, मेरी पोजीशन हायर होते हुए भी ये लोग मुझको ओवरराइड कर देते हैं, और दूसरी इस तरीके की चीजें होती रहती थी। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस हुए हैं, सच एज रोहिला वॉर हो गया, ठीक है ना, मराठा वॉर हो गई या फिर मैसूर वॉर हो गई, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के चक्कर में एडमिरल बर्क ने क्या किया था, इनको इम्पीच किया था। नाउ उन्होंने 22 चार्जेस भी लगाए थे उनके अगेंस्ट में। ओके, नाउ रीजन क्या कह रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम वर रिलेटेड टू द रोहिला वॉर, द केस ऑफ द नंद कुमार, द ट्रीटमेंट ऑफ राजा चैत सिंह ऑफ बनारस एंड द प्रेशर्स ऑन द बेगम ऑफ अवध। ऑलरेडी हम लोग ने इसको डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। नंद कुमार का केस क्या है, रोहिला वॉर क्या है, राजा चैत सिंह का अफेयर क्या है, बेगम ऑफ अवध का क्या है। तो ये सबसे पहले तो इसका बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ अगर हम देखें यहां पे इंपीच किया गया था, मेक श्योर, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद एक लॉन्ग ट्रायल चला जो कि बेसिकली 1795 तक चला। 1787 में केस स्टार्ट हुआ, 95 तक चला, जिसमें जो वॉरेन हेस्टिंग थे उनको कंप्लीटली एक्यूटेड कर दिया गया था। यानी एक्यूटेड का मींस आएगा लीगल टर्म में, दैट इज द फाउंड नॉट गिल्टी। इनको गिल्टी नहीं पाया गया था, और साथ ही साथ उसके बाद इनको पेंशन भी प्रोवाइड करवाई गई थी फ्रॉम द कंपनी and lived till 1818। ओके, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे विद रिस्पेक्ट टू वॉरेन हेस्टिंग हम लोगों ने टैकल कर लिए हैं। उसके बाद लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी का अपलोड हो चुका है, उसके बेसिस पे अब मैं कल क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।